Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss lecture number 11 of second year biology and the chapter is homeostasis. Students, आज की लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस. देखिए, होम्योस्टेसिस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमने डिस्कस करना होगा इन्वायरमेंट को. ठीक है, पहले हम इन्वायरमेंट को समझ लें, उनके बाद होम्योस्टेसिस की डिफिनीशन और उनके बाद हमने होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स को पढ़ना होगा. ठीक है, फिर होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, और ये किस तरीके से होता है वही हमने डिस्कस करना होगा. तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं एनवायरनमेंट की तरफ. ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है? बाय डिफिनीशन दैट इज सराउंडिंग और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स. ठीक है, ये सराउंडिंग या कंडीशंस होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स क्या कर लेते हैं, वो ऑपरेट कर रहा है. ऑपरेट का मकसद क्या है कि दे आर परफॉर्मिंग देयर लाइफ एक्टिविटीज, देयर रूटीन एक्टिविटीज. ठीक है, तो सिंपल यही है कि एनवायरनमेंट क्या है? दीज आर द सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑपरेट. ऑपरेट का मकसद टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज. ठीक है, लेकिन जब भी हमारे सामने एनवायरनमेंट की जिक्र आ जाती है तो क्या होता है? ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, जब भी हमारे साथ एनवायरनमेंट का जिक्र होता है तो हमारे जहन में एकदम एक्सटर्नल कंडीशंस आ जाते हैं. ठीक है, एनवायरनमेंट का मकसद क्या है कि एक्सटर्नल जो कंडीशन प्रेजेंट है, सपोज टेम्परेचर, वाटर, साइल, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी एनवायरनमेंट में आ जाता है. लेकिन अगर हम ब्रॉड लेवल पर देखें तो एनवायरनमेंट इज नॉट ओनली एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल आल्सो. इंटरनल भी होता है. एक्सटर्नल का मकसद यही है कि दिस इज the outside the body, conditions which are present outside the body, just like air, temperature, humidity. तो ये सारी चीजें क्या है? these are external environment. ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ हमारे साथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन्वायरमेंट सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता है, इट इज इंटरनल टू. इंटरनल भी हमारे साथ क्या है? इनसाइड द बॉडी. ठीक है, मींस हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इनके अलावा ऑर्गन्स, सिस्टम्स, इनके लिए भी बॉडी में कंडीशंस होते हैं जिनमें वो ऑपरेट कर रहा होता है. अगर एक सेल एक्टिविटी कर रहा है तो उनके लिए भी कंडीशन है, अगर एक टिश्यू एक्टिविटी कर रही है तो उनके लिए भी कंडीशंस है. ठीक है, तो इनसाइड द बॉडी जो एनवायरनमेंट होता है उसी को इंटरनल एनवायरनमेंट कहा जाता है, और आउटसाइड द बॉडी जो होता है उसी को कहा जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं? दैट इज बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, इट इज द सराउंडिंग और इट इज द कंडीशन फॉर द एक्टिविटी ऑफ द सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, इनके अलावा बॉडी सॉल्ट और वाटर, ये भी हमारे साथ कंडीशन में आ जाता है. इन दोनों के अलावा हमारे साथ वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म, इट आल्सो एक्ट एज अ कंडीशन फॉर द सेल. ठीक है, इनके अलावा क्या है? ब्लड शुगर लेवल भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. इनके अलावा ब्लड पीएच भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो किस चीज में आ जाता है? जो इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाता है. ठीक है, तो सिंपल अभी तक हमने जो डिस्कस किया दैट इज द डिफिनीशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या है और इनके दो मेजर टाइप्स हैं. जब भी हम एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो अकेले एक्सटर्नल की नहीं, हमने इंटरनल को भी याद रखना होगा. ठीक है, कि एक एनवायरनमेंट हमारा एक्सटर्नल होता है, दूसरा हमारा इंटरनल होता है. लेकिन अब आ जाते हैं मेन जो होम्योस्टेसिस है इनकी तरफ आ जाते हैं. तो देखिए, वी आर लिविंग बॉडी. ठीक है, हमारी जो बॉडीज हैं दीज आर लिविंग. ठीक है, और दूसरी बात ये याद रखें कि जैसे हमारी जो बॉडी होती है दैट इज नॉट एन आइडियल बॉडी. आइडियल बॉडी का मकसद कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, इसमें चेंज आ जाता है. ठीक है, बॉडी में चेंजेस आ जाती है. इनके अलावा जो अगर हम इन्वायरमेंट को डिस्कस कर लें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नॉट कांस्टेंट. ये कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आ जाते हैं. किस तरह की चेंजेस? अगर हम अपनी ही कंट्री को देखें तो इसमें क्या होता है? एक साल में 4 सीजन्स होते हैं. ठीक है, एक होता है विंटर, समर, तो हर एक की कंडीशंस अलग है कि नहीं? तो सिंपल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट कांस्टेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं है, इट कंटिन्यूअसली चेंज. इसमें क्या हो जाता है? मुसलसल चेंजेस आ रहे होते हैं. लेकिन अगर हम दूसरी एस्पेक्ट पर देखें तो आवर इंटरनल एनवायरनमेंट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल. ठीक है, हमारी जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, ये हमेशा एक्सटर्नल पर डिपेंडेंट होता है. क्यों एक्सटर्नल पर डिपेंडेंट होता है? क्योंकि यही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही है जिसमें हमारे सारी बॉडी ऑपरेट कर रही होती है, इनके साथ कनेक्शन में आ जाती है. वी आर टेकिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिफरेंट कंपोनेंट्स ले रहे होते हैं. ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही है
और हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट इन कंटिन्यूअस कनेक्शन में है विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चेंजेस हमेशा इफेक्ट कर लेती है इंटरनल इन्वायरमेंट पर, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस आ जाती है इट विल इफेक्ट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब अगर इंटरनल इन्वायरमेंट में कंटिन्यूअसली चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो इट विल हार्म्स द बॉडी, ठीक है। ये बॉडी को क्या कर रहा होता है, ये बॉडी को हार्म कर रहा होता है, बॉडी को नुकसान दे रहा होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जिनको आप लोग कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड मैकेनिज्म हर चीज में है, ठीक है, कि इंटरनल इन्वायरमेंट की जितनी भी कंडीशंस होते हैं दे बिकम कांस्टेंट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। और उसी मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, होमियोस्टेसिस, ठीक है। तो होमियोस्टेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। मींस ऑर्गेनिजम्स की वो एबिलिटी या सिंगल सेल की, यहाँ पर मैंने लिखा है और सेल, तो सेल का मकसद यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मींस एक ऑर्गेनिज्म या सेल की वो एबिलिटी जिनके जरिए वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांस्टेंट कर रहा होता है, तो इसी टेंडेंसी को कहा जाता है क्या, होमियोस्टेसिस, ठीक है। अब देखिए होमियोस्टेसिस तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि एक हमारे साथ इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव पर हमारे साथ क्या आ जाता है, दैट इज होमियोस्टेसिस। अब देखिए हमारे साथ होमियोस्टेसिस ये इनके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस है जिनकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो उनको कांस्टेंट करने के लिए होमियोस्टेसिस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें फर्स्ट होना आ जाता है थर्मोरेगुलेशन, फिर होता है ऑस्मोरेगुलेशन, फिर होता है एक्सक्रेशन, ठीक है। अब थर्मोरेगुलेशन होमियोस्टेसिस की का वो फिनोमिना है कि जिसमें बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इनको कांस्टेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे साथ क्या है कि सपोज अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की टेम्परेचर इंक्रीज है तो हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या कर लेते हैं, इट लो ऑफ इट्स ओन टेम्परेचर, ताकि ये उन्हीं के साथ क्या आ जाते हैं, बराबर हो जाता है, ठीक है। देखिए एक बराबर होने का मकसद यही है कि हमारे साथ दो चीज़ें बिल्कुल पीक पर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर होमियोस्टेसिस में वो फिनोमिना नहीं होगा कि सपोज अगर गर्मियों का मौसम है, हमारे साथ एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या है 45 है 40 है, ठीक है, और हमारा इंटरनल कंडीशन जो है वो क्या कर लेते हैं, वो भी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेता है 45 ये बन, इस तरह नहीं होता। इस तरह होता है कि अगर एक्सटर्नल में इंक्रीज आ जाती है तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, इट बिकम डिक्रीजेस, ठीक है, ताकि अंदर की जो एक्टिविटीज हो वो प्रॉपर तरीके से हो सके। दूसरी फिनोमिना, अगर हमारे साथ एक्सटर्नल कंडीशन का टेम्परेचर लो हो जाता है तो हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम या कांस्टेंट का मकसद यही होगा, ठीक है। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस में जो थर्मोरेगुलेशन है दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसी फिनोमिना को कहा जाता है थर्मोरेगुलेशन। इनके बाद जो सेकंड होना आ जाते हैं दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। दीज थ्री आर द कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस, ठीक है, कि मींस होमियोस्टेसिस कौन कौन से तरीकों से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बना रहा है। तो देखिए हमारे साथ अगर वाटर और सॉल्यूट्स की लेवल को मेंटेन कर दिया जाता है तो द फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन, और मेटाबॉलिज्म की वजह से जो वेस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी जो वेस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं विच हार्म्स द सेल्स, विच हार्म्स द बॉडी, उनको भी एलिमिनेट करना होता है, उनको भी रिमूव करना होता है। तो उनके लिए जो फिनोमिना है दैट इज एक्सक्रेशन, ठीक है। तो सिंपल होमियोस्टेसिस इंटरनल एनवायरनमेंट की बैलेंसिंग है, लेकिन वो बैलेंसिंग किस तरह होता है कि टेम्परेचर की अगर हमारे साथ बैलेंसिंग आ जाती है तो उनको थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है, इनके अलावा वाटर और सॉल्यूट की अगर आ जाती है तो उनको ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है, और अगर मेटाबॉलिज्म्स के वेस्ट को इनको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी तो द फिनोमिना इज रेफर्ड एज एक्सक्रेशन। तो दीज थ्री आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस, एनवायरनमेंट यही है और फिर होमियोस्टेसिस की डेफिनेशन। लेकिन देखिए आप लोगों का सामना या मतलब आप लोगों के सामने दो टर्म्स आ जाते हैं, एक होता है होमियोस्टेसिस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दूसरी एक टर्म है वो है हीमोस्टेसिस, ठीक है। एक है होमियोस्टेसिस, दूसरा है हीमोस्टेसिस। फिल्म में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। यहाँ पर है हीमोस्टेसिस, वहाँ पर जो मैंने डिफिनेशन कर लिया क्या है वो है होमियोस्टेसिस, ठीक है। तो होमियोस्टेसिस की डिफिनेशन तो वही है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, लेकिन यहाँ पर हीमो का मकसद क्या है,
ब्लड, ठीक है। हीमो का मकसद ब्लड होता है, स्टेसिस का मकसद क्लॉटिंग। तो द टर्म हीमोस्टेसिस इज एक्चुअली द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसी को कहा जाता है हीमोस्टेसिस, ठीक है। तो इन दो टर्म्स में आप लोग फर्क कर लें, एक होमियोस्टेसिस है और दूसरा है हीमोस्टेसिस, ठीक है। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ होमियोस्टेसिस की तरफ, ठीक है। कि होमियोस्टेसिस को तो मैंने डिफाइन कर लिया, लेकिन अब ये किस तरह परफॉर्म होता है, ठीक है। होमियोस्टेसिस किस तरह परफॉर्म होता है, तो इनसे पहले आप लोग ये याद रखें कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस है ये किस तरह होगा। तो पहले हमारे बॉडी में एक कंट्रोल सेंटर होगा जो ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेता है, ठीक है। उसी कंट्रोल सेंटर के साथ क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स और होते हैं। एक होगा रिसेप्टर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंट्रोल सेंटर को दे रहा होगा, ठीक है। और दूसरा होगा इफेक्टर जिनके जरिए कंट्रोल सेंटर होमियोस्टेसिस परफॉर्म कर रहा होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ होमियोस्टेसिस में हमारे साथ 3 मेजर कंपोनेंट्स है, जिसमें द फर्स्ट वन इज रिसेप्टर, द सेकंड वन इज कंट्रोल सेंटर, व्हाइल द थर्ड वन इज इफेक्टर, ठीक है। तो देखिए रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या अंदर की बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उनमें अगर चेंजेस आ जाते हैं तो उनको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो रिसेप्टर आर द ऑर्गन्स, ये क्या होते हैं? ये ऑर्गन्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। जो क्या है? जो स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है। एक वर्ड हमारे साथ यहाँ पर आ जाता है स्टिमुलस, दूसरा होगा रिस्पॉन्स, ठीक है। एक रिस्पॉन्स इफेक्टर के जरिए आ जाता है, ठीक है। देखिए हमारे साथ स्टिमुलस क्या है, इनको आप लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हो? तो सिंपल, बाय डेफिनेशन एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ जाती है वो क्या होगा? वो स्टिमुलस होगा, ठीक है। तो रिसेप्टर इट रिसीव्स द स्टिमुलस, ठीक है, ये स्टिमुलस को रिसीव कर रहा होता है। आर सिंपली रिसेप्टर्स इट डिटेक्ट अ चेंज, ये चेंज को डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे साथ रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव कर लेता है या चेंज को डिटेक्ट कर लेता है तो उनके बाद उसी चेंज की जो इंफॉर्मेशन होती है दे गिव इट टू द कंट्रोल सेंटर, ये इसी को कंट्रोल सेंटर को दे रहा होता है, ठीक है। वही इंफॉर्मेशन जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट है इट विल गिव इट टू द कंट्रोल सेंटर, ठीक है। अब कंट्रोल सेंटर क्या कर लेता है? इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम फ्रॉम रिसेप्टर। ये क्या कर लेता है कंट्रोल सेंटर? ये डेटा को रिसीव कर लेता है किस चीज से? फ्रॉम रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से इसने डेटा को कलेक्ट कर लिया तो इट विल सेंड अ नेसेसरी कमांड, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर कमांड को क्या कर लेता है? ये सेंड कर रहा होता है। कहां पर सेंड कर रहा है? ठीक है, इफेक्टर में। तो यहां पर देखिए सेंड अ नेसेसरी कमांड, इनका मकसद यही है कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विल बी टेकन, ठीक है। मींस पर्टिकुलर या नेसेसरी कमांड का मकसद यही है कि जिस तरह का हमारे साथ स्टिमुलस है उनके मुताबिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन ये काम कौन करेगा? दैट विल परफॉर्म बाय इफेक्टर। और इफेक्टर क्या होते हैं? दे परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंग टू कमांड। जो कंट्रोल सेंटर से जो टास्क आ जाते हैं उनके मुताबिक क्या कर लेता है? उनके मुताबिक हमारे साथ रिस्पॉन्स शो कर लेता है, ठीक है। और इनकी एग्जांपल क्या आ जाते हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब ओवरऑल इनके 2 मेजर एग्जांपल्स है, ठीक है। लेकिन इनको मैं पहले से एक एग्जांपल पर यहाँ पर मैंने फिनोमेना डिस्कस कर ली, थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ थर्मोरेगुलेशन का क्या है? इट मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब वही थर्मोरेगुलेशन में इसी मैकेनिज्म पर अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी की जो स्किन होता है, ठीक है, ये इसी को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, इसी टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है। इसी टेम्परेचर की जो इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी सेंट इनटू द ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्किन है इट एक्ट लाइक ए रिसेप्टर, क्योंकि ये बाहर की जो चेंजेस होती हैं इनको डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर ये हमारी बॉडी की ब्रेन में चला जाता है तो द ब्रेन इज अ कंट्रोल सेंटर, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर बाहर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होगा इनको डिक्रीज करना होगा, ठीक है। तो देखिए कमांड, कंट्रोल सेंटर कमांड दे रहा होता है किस चीज को? इफेक्टर को। इफेक्टर वहां पर कौन से होंगे? सपोज यहाँ पर ग्लैंड है तो मैं स्वीट ग्लैंड का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि स्वीट ग्लैंड की एक्टिवेशन ये क्या होगा? इट विल रिड्यूस द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी,
तो ये होगा होमियोस्टेसिस। ठीक है, मींस स्किन ने क्या कर लिया, उसने डिटेक्ट कर लिया कि चेंज किस तरह का है। ठीक है, मींस सपोज अगर उसने टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लिया, कंट्रोल सेंटर यही कर लेता है कि ये इफेक्टर के जरिए बॉडी को कांस्टेंट बना लेता है, बॉडी का जो एनवायरनमेंट होता है इनको कांस्टेंट बना लेता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों की बुक के मुताबिक दो एग्जांपल दी गई है आप लोगों की बुक में। द फर्स्ट वन इज द इंक्यूबेटर एग्जांपल, ठीक है, और द सेकंड वन हमारे साथ क्या है, हीट। अब देखिए हमारे साथ इंक्यूबेटर को आप लोगों को, इंक्यूबेटर क्या होता है, इंक्यूबेटर ये आप लोगों की बुक में लिखा है लैब इंक्यूबेटर। ठीक है, इंक्यूबेटर लेबोरेटरी में एक मशीन होता है जिनका काम यही होता है कि इट कंट्रोल द सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये सेल कल्चर को मींस या टिश्यू कल्चर को ये इनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उनके लिए जो कंडीशन होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब देखिए इसी इंक्यूबेटर की जो अंदर वाली प्रोसेस है, ठीक है, इट इज सेम लाइक होमियोस्टेसिस। सपोज अगर ये इंक्यूबेटर इनको मैंने सेट कर लिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सपोज मैंने सेट कर लिया जस्ट फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो इसी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है तो इनका इफेक्ट होगा। ठीक है, देखिए हमारे साथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि सपोज इसी इंक्यूबेटर में मैंने टेम्परेचर को सेट किया है 37 पर, ठीक है, सॉरी 30 पर। अब अगर हमारे साथ इसी 30 से टेम्परेचर क्या होता है, इट बिकम्स लो। ठीक है, इंक्यूबेटर के अंदर, ठीक है, अगर ये आ जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, तो इसी टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए इस इंक्यूबेटर में क्या होगा, देयर इज अ थर्मामीटर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें थर्मामीटर होगा विच विल डिटेक्ट द चेंजेस इन टेम्परेचर। 30 पर मैंने क्या किया है, सेट किया है। अब इसके अंदर टेम्परेचर कितना आ जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्मोमीटर का काम क्या होता है, टू डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंजेस इनसाइड द इंक्यूबेटर। तो देखिए हमारे साथ थर्मामीटर इंक्यूबेटर में एज अ रिसेप्टर काम कर रहा होता है, रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है क्योंकि इट पिक्स ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे साथ क्या है, थर्मामीटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को डिटेक्ट कर लेता है तो इट गिव्स दिस इंफॉर्मेशन इनटू द थर्मोस्टेट नंबर सेकंड। थर्मोस्टेट जो होता है, ठीक है, सेकंड नंबर यही आ जाता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक्ट लाइक अ कंट्रोल सेंटर, ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम कर रहा होता है कि जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो थर्मोस्टेट एज अ कंट्रोल सेंटर ये कमांड दे रहा होता है, किस चीज को, ये कमांड दे रहा होता है हीटिंग कॉइल को जो इनके साथ इन कनेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, और हीटिंग कॉइल जो होता है, ठीक है, ये ऑन हो जाता है। ठीक है, और ऑन होने के बाद टेम्परेचर को बढ़ा रहा होता है फ्रॉम 25 टू 30। ठीक है, सिमिलरली अगर ये ऑन है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो द थर्मोमीटर विल अगेन डिटेक्ट इट, इट विल गिव द इंफॉर्मेशन टू द थर्मोस्टेट एंड फाइनली जो क्या होता है, जो हमारे साथ हीटिंग कॉइल होता है, इट विल टर्न ऑफ, ये टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक एग्जांपल है मैकेनिज्म ऑफ होमियोस्टेसिस का अकॉर्डिंग टू बुक। दूसरा यही है कि सपोज अगर हमारे साथ लीवर है, ठीक है, तो लीवर इज द ऑर्गन विच डिटेक्ट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ नर्व एंडिंग होते हैं। ठीक है, उसी नर्व एंडिंग के जरिए अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इट इंक्रीज आर डिक्रीज जस्ट लाइक थर्मो, जो इंक्यूबेटर है इसी को मैंने डिस्कस किया। तो देखिए हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है इसमें अगर इंक्रीज आ जाता है, डिक्रीज आ जाता है, तो अकेला लीवर नहीं, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ लीवर एग्जांपल लिया है, लेकिन और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या कर लेते हैं, जो हीट के चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज अगर लीवर ने क्या किया, इसने टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लिया कि क्या है, सपोज इंक्रीज है आर डिक्रीज है, तो इट विल गिव द इंफॉर्मेशन टू द हाइपोथैलेमस व्हिच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, हाइपोथैलेमस यही इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेता है और ये फिर दो इफेक्टर्स को एक्टिवेट कर सकता है। इन केस ऑफ इंक्रीज हीट इट विल एक्टिवेट स्वीट ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड्स क्यों एक्टिवेट कर लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वीटिंग प्रोड्यूस हो और बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है हीट की फॉर्म में वो लॉस हो सके और इंटरनल टेम्परेचर क्या हो, वो कांस्टेंट हो सके। सेकंड पॉइंट इज मसल्स। ठीक है, मसल्स है हमारे साथ सेकंड पॉइंट। अगर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर डिक्रीज है तो मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उनमें शेवरिंग प्रोड्यूस हो जाती है और शेवरिंग की वजह से बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये क्या कर लेते हैं, इट इंक्रीज ऑफ द इंटरनल हीट। ठीक है, तो ये दो हमारे साथ एग्जांपल्स है मैकेनिज्म ऑफ होमियोस्टेसिस का जो आप लोगों की बुक में दी गई है। ठीक है, अब इनके बाद यही आ जाता है
कि व्हाई दिस प्रोसेसेस हैपन्स, ठीक है, ये होम्योस्टेसिस क्यों हो जाता है हमारी बॉडी में। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, तो सिंपल ये किस तरह हो जाता है, ठीक है, तो सिंपली ये इसलिए हो जाते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रह जाए और ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल कर सके, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाना किस लिए होता है, फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल, ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रॉपर तरीके से उनके सर्वाइवल हो सके। अब आ जाते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर होम्योस्टेसिस बता रहा हूँ, ठीक है, तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए एक चेक एंड बैलेंस होता है, ठीक है। आप लोग की बुक में यही दिया गया है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से पहले हमने सिर्फ फीडबैक को जानना है, फीडबैक मैकेनिज्म को जानना है कि व्हाट इज फीडबैक, ठीक है। तो देखिए होम्योस्टेसिस जिस तरह परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में चेक एंड बैलेंस है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस है। तो देखिए द मैकेनिज्म ऑफ चेकिंग एंड बैलेंसिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म को आप लोगों ने सिर्फ इतना ही डिफाइन करना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ चेकिंग और बैलेंसिंग का मैकेनिज्म है। तो अगर बाय डिफिनीशन में यही बता रहा हूं, टू चेक समथिंग एंड टू बैलेंस इट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक फीडबैक मैकेनिज्म्स की टू मेजर टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म व्हाइल द सेकंड वन इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी के लिए चेंज आ जाता है, अगर हमारी बॉडी उनकी अगेंस्ट काम कर रही होती है तो द फिनोमेना इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। हमारी बॉडी चेकिंग कर रही है, ठीक है, लेकिन उसी चेकिंग के बाद ये अगर बैलेंसिंग स्टिमुलस के अगेंस्ट कर रहा हो तो उसी को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर हमारे साथ स्टिमुलस को एनहांस कर रहा होता है, ठीक है, मींस स्टिमुलस को मजीद इंक्रीज कर रहा होता है, तो द फीडबैक मैकेनिज्म इज कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे साथ क्या है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म है, इट प्रोड्यूस ऑपोजिट इफेक्ट्स टू चेंज, ठीक है, ये चेंज को ऑपोजिट एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ऑपोजिट एक्शन का मकसद क्या है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है ग्लूकोज का। देखिए ग्लूकोज का एग्जांपल हम किस तरह ले रहे होते हैं, देखिए जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द मील, ठीक है। मील में क्या होता है, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इन कार्बोहाइड्रेट्स में लॉट ऑफ ग्लूकोज होता है। जब भी इसी फूड के डाइजेशन के बाद ये जब भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ब्लड में क्या होगा, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस, ठीक है। जो ब्लड में लेवल ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। अब हमारी बॉडी ने क्या करना है, इट विल चेक इट कि ब्लड में क्या है, ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है। अब अगर ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है तो इनको रिड्यूस करना होगा, तो इनके लिए हार्मोन होता है इंसुलिन, इंसुलिन की रिलीजिंग हो जाती है इनटू द ब्लड और वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेता है इनटू ग्लाइकोजन और स्टोर कर लेता है। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर चेंज क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा, इट विल डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो ये अपोजिट एक्शन है। तो ये क्या होगा, ये अपोजिट एक्शन, इसी को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। स्टिमुलस आ जाता है, चेंज आ जाता है, इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, इट इज अ स्टिमुलस, इट इज अ चेंज। लेकिन हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, इनको डिक्रीज कर लिया, ठीक है, मींस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया इन द ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये फिनोमेना क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। सिमिलरली हमारे साथ वाटर है, ठीक है। वाटर का क्या है, इनका एग्जांपल देखिए, अगर हमारे बॉडी में वाटर की डिफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है, तो हमारे साथ क्या होगा, ऑस्मोरिसेप्टर इन द ब्रेन। ऑस्मोरिसेप्टर ये क्या कर लेता है, इट डिटेक्ट द लो लेवल ऑफ वाटर इन द ब्लड, ठीक है। हमारे साथ क्या है, ऑस्मोरिसेप्टर है, ठीक है। ऑस्मोरिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है, इन द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में हमारे साथ क्या प्रेजेंट है, ऑस्मोरिसेप्टर। ऑस्मोरिसेप्टर ये डिटेक्ट कर लेता है द लो लेवल ऑफ वाटर इन द ब्लड। लेकिन अगर हमारे साथ ब्लड में या बॉडी में वाटर की डिफिशिएंसी आ जाती है और ऑस्मोरिसेप्टर उनको डिटेक्ट कर लेता है, तो यही ऑस्मोरिसेप्टर क्या कर लेगा, इनको कंट्रोल करने के लिए ये एंजाइम प्रोड्यूस कर लेता है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो जाता है
और वो आ जाते हैं इन द किडनी, और किडनी से क्या कर लेते हैं, अ लॉट ऑफ वाटर इनको रिटेन कर लेता है इन द बॉडी, मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। तो देखिए अगर हमारी बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी है और एडीएच हार्मोन बॉडी में इनको इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो चेंज है, लेकिन रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने एडीएच हार्मोन के जरिए और किडनी के जरिए लेवल ऑफ वाटर को इनको इंक्रीज कर लिया, तो इट इज इन ऑपोजिट एक्शन। तो इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सिंपली एन ऑपोजिट एक्शन टू अ चेंज इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और सिंपली फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, दैट इज द चेकिंग एंड बैलेंसिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इनके बाद हमारे साथ आ जाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम इनको किस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि इट प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज द चेंज हैज अकर्ड, ठीक है। जिस तरह बॉडी में चेंज आ जाता है, अगर उसी चेंज को मजीद इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, तो इसी को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। मीन्स इट एनहांसेस द चेंज, स्टिमुलस आ जाता है, चेंज आ जाता है, वो उसी चेंज को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है, तो इसी को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब इनका एग्जांपल दिया गया है चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जो डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, तो इसमें किस तरह का मैकेनिज्म होता है, जो यूरेटर होता है, बेबी का जो हेड होता है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस प्रेशर ऑन द यूटीरस, ठीक है, ये यूटीरस पर प्रेशर प्रोड्यूस कर लेता है, जिनकी वजह से यूटीरस की कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। अब अगर यूटीरस की कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है अपर की तरफ और इसके लिए हार्मोन की रिलीजिंग हो जाती है, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा, हार्मोन रिलीज की जाती है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन अगर यहाँ पर आ जाता है तो इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटीरस, ठीक है। ये मजीद पहले वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है खुद ब खुद, लेकिन ऑक्सीटोसिन के रिलीजिंग की वजह से उनकी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, वो इनहांस हो जाता है, और उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, द डिलीवरी विल हैपन। तो सिंपल हमारे साथ चेंज आ रहा है, लेकिन हार्मोन इनको इंक्रीज कर रहा है मजीद, तो इसी फिनोमिना को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। अब इनके बाद हमारे साथ जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, इनके सम हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम यही कह सकते हैं हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। जो हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक होता है सम टाइम इस तरह हो जाता है कि बॉडी में एक चेंज आ जाता है, ठीक है, उसी चेंज को बॉडी मजीद एनहांस कर रही होती है, ठीक है, लेकिन उसी मजीद एनहांस होने की वजह से या इंक्रीज होने की वजह से बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। किस तरह, समटाइम्स जो मीन सिंपल हमारे साथ तो यही है कि पॉजिटिव फीडबैक इट इज नेसेसरी फॉर बॉडी, बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है, लेकिन समटाइम ये हार्मफुल इफेक्ट शो कर लेते हैं। जिस तरह हमारे साथ दो एग्जांपल है, एक फीवर है, दूसरा है ब्रीथिंग। फीवर में क्या होता है, बॉडी में कोई माइक्रोब्स इनकी एंट्रेंस हो जाती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इट इज यूजफुल, क्यों यूजफुल होता है, ताकि हमारे साथ जो बैक्टीरिया है उनकी रेप्लिकेशन ना हो, उनकी हमारे साथ क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाए बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि वो उनको टॉलरेट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, बैक्टीरिया के साथ साथ हमारी बॉडी की जो प्रोटीन होती है उनकी भी क्या आ जाती है, डिस्ट्रक्शन आ जाती है, और वो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा, उनका एक निगेटिव इफेक्ट होगा। सिमिलरली हमारे साथ ब्रीथिंग प्रोसेस है, ठीक है, तो अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिस तरह आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया, उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है बाय मेडुला ऑब्लांगेटा, और वो मजीद ब्रीथिंग को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रीथिंग को फास्टर बना लेता है, तो फास्टर ब्रीथिंग रेट आल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट्स, उनकी भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो यही हमारे साथ क्या है, मैकेनिज्म्स है, फीडबैक मैकेनिज्म्स। आज की लेक्चर में हमने मेजर जो इश्यूज डिस्कस कर लिए। द फर्स्ट वन इज एनवायरनमेंट, आप लोगों ने इनको याद रखना होगा। फिर इसी के थ्रू होम्योस्टेसिस की डिफिनीशन, होम्योस्टेसिस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके अलावा हमारे साथ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस किस तरह होता है, ठीक है, और इनके बाद इनके जो फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं वो कौन कौन से, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।